हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हमें ये क्लास है वो है क्लास 10th का जो उनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आज उनका लास्ट लेक्चर है। यहाँ से आज से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसके आगे जो हम लोग बढ़ेंगे वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की तरफ क्या करेंगे, बढ़ेंगे। और उस वाले चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आज हमारी ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको जो थ्योरी बेस वाले क्वेश्चन थे उसे कई टाइप के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे आज मैंने कुछ 3-4 टाइप लिए हुए हैं। पिछले लेक्चर में भी आपको मैंने कुछ टाइप्स के बारे में बताया था और आज हम उसको पूरा खत्म कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तो शेयर आपको सबसे पहले करना है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और यहाँ पे हम जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा है क्या, एक जो हमारा इस बार जो क्वेश्चन है वो क्या है, एज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ कैसे जो हमारा एजेस होती हैं कि एज फाइंड करने वाले क्वेश्चन हमारे देखिए जो हमारा 1 वेरिएबल वाला है कि 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन होते हैं उसमें भी एज वाले क्वेश्चन आते हैं और हमारे यहाँ पर भी क्या है, एज वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हम उसी का एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं। इसी तरीके से कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज वाले में से ही, ठीक है। मैं यहाँ पे एक टाइप करके आपको बता रहा हूँ। इससे बात क्या करिए, आप खुद से प्रैक्टिस करिए। आपको जो सवाल नहीं आता है उसे आप कमेंट में जरूर हमें कमेंट करके बताइए कि सर मुझे यह सवाल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप किसी से भी बुक से भी पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस क्या करिए, रिवीजन करिए, पढ़ाई करिए, जल्दी जल्दी तैयारी करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को, ठीक। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा हुआ है, 1 year ago, ठीक। क्या लिखा है, 1 year ago a man was 8 times as old as his son, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया है, नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट एज पूछी गई है और 8 साल पहले और नाउ अब की एज, ठीक है, उसमें क्या रिलेशन हमको दे के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा जब एज वाले क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे हम अपने क्या करते हैं, प्रेजेंट एज को ही लेट करते हैं। क्या करते हैं, प्रेजेंट एज को लेट करते हैं और उसके बाद जो एगो या फिर बिफोर या आफ्टर हेंस वाली की बात होती है तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसको हम प्रेजेंट एज में ही प्लस करके और माइनस करके क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए, जो चीज़ लेट करने की अगर बात आती है तो हम उस चीज़ को हमेशा लेट करते हैं जो चीज़ क्या हो, छोटी हो, ठीक है, ताकि हम दूसरे वाले को बढ़ा करके हम उसका आंसर बता सकें। तो यहाँ पर प्रेजेंट एज की बात करी गई है। प्रेजेंट एज हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, है ना। प्रेजेंट एज हमने एक से मान लेते हैं कि अगर उसकी 8x है, ठीक है, क्या है, 1 year ago, 1 साल पहले, a man was 8 times as old as his son। या फिर यहाँ क्या करते हैं, 1 साल पहले की उम्र मान लेते हैं, ठीक है। 1 साल पहले की उम्र क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। वैसे ज़्यादातर केसेस में हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट एज लेट करते हैं। यहाँ पे लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 साल पहले की एज क्या कर रहे हैं, लेट कर लेते हैं। लेट द सन्स एज 1 year ago, कितना हो जाएगा, हमने क्या लेट कर लिया यहाँ पे, 1 नहीं, यहाँ क्या करेंगे, लेट करेंगे x ईयर्स थी। वो क्या था, जो उसका बेटा था वो x ईयर्स का था, ठीक है। नाउ द एज ऑफ फादर, तो फादर की एज 1 साल पहले कितनी होगी, क्या कहा गया है, देखिए कहा गया है उसमें क्या है, 1 year ago a man was 8 times as old as his son। तो 1 साल पहले बेटे की उम्र का क्या था, 8 टाइम्स था। तो इसको क्या कर देंगे, 8x, ठीक है, वो 8 गुना था। उसने 8 टाइम्स कहा यानी कि 8 गुना कहा है, तो हमने 1 साल की एज बेटे की लेट कर ली और क्या कर दिया, उसका 8 टाइम्स कर दिया। तो ये किसकी एज आ गई, फादर की एज आ गई। अब देखिए प्रेजेंट एज में उसके बीच रिलेशन की क्या दिया गया है, नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। अब जो उम्र है, आज की जो उम्र है, यानी कि देखिए 1 साल पहले की उम्र है तो आज यानी कि 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, इसमें क्या कर दें, दोनों में 1 ऐड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज क्या निकल के आएगी, प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे x थी 1 साल पहले, तो अभी क्या हो जाएगी, x + 1 year हो जाएगी, ठीक, x + 1 year हो जाएगी। और प्रेजेंट
प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज फादर की देखिए कितनी हो जाएगी, 1 साल पहले 8x थी, उसमें क्या करते हैं 1 ऐड कर देंगे तो ये किसकी एज हो जाएगी, फादर की एज हो जाएगी प्रेजेंट एज। ठीक है, तो देखिए यही हमको फाइंड करना है। ठीक, यहाँ पे हमने 1 ईयर पहले की एज लेट कर ली थी, 1 ईयर आगे प्रेजेंट की एज क्या करते निकाल ली। अब देखिए कहा गया है कि जो प्रेजेंट की एज है क्या इसकी, फादर की, वो किसका है, अपने बेटी की उम्र का क्या है, स्क्वायर है। ठीक, स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। तो यहाँ पे देखिए हमको रिलेशन दिया गया है, जो पिता की उम्र है 8x + 1, वो अगर हम बराबर करें x + 1 का, तो क्या कौन स्क्वायर है, ये स्क्वायर है अपने बेटी की उम्र का, तो हम लोग क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना, क्योंकि बेटी की उम्र क्या है, कम है, तो इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमको दिया गया है। ठीक है, अब ये हमको दिया गया है, हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली इसका सॉल्यूशन करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सिंपली। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 8x + 1 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या खुलेगा, होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, होल स्क्वायर जब फॉर्मूला खोलेंगे क्या आएगा, x² प्लस का 1 और प्लस का 2x। ठीक है, ये आएगा। अब इसको उठा के आप इधर लेके जाते हैं, सॉरी इसको उठा के आप इधर लेके आइए, तो जब हमारा उधर इसको हम 8x को उधर भेजेंगे तो यहाँ कितना है 2x, यहाँ कितना होगा माइनस का 8x, कितना बचेगा माइनस का 6x बचेगा, इक्वल टू कितना है 0 है, ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमारे पास बचा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस कितना बचेगा यहाँ पे 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 वाला तो हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, जो हमारी एज ली जाएगी वो कितनी जाएगी, x इक्वल टू 6। ठीक है, यानी कि जो दिया गया था हमारा जो फैक्टर था x - 6 इक्वल टू 0, इसको 0 बराबर करेंगे तो x की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो देखिए ये x था क्या, हमसे पूछी गई थी प्रेजेंट एज, हमने जो x लेट किया था वो ये था, यानी कि 1 ईयर एगो, 1 साल पहले की एज तो इसकी x थी, और ठीक है, और 8 6 48, ये किसकी एज थी, 1 साल पहले की पिता की उम्र थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि 1 ईयर ऐड कर देंगे, है ना, x + 1 यानी कि ये 7 ईयर्स का हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम फादर की एज देखते हैं तो कितनी आ जाती है, 49 आ जाएगी। ठीक है, 49 ईयर्स। तो देखिए ये दोनों हमारे आंसर हैं, ये आंसर नहीं होंगे, कौन से आंसर होंगे, प्रेजेंट वाली हमसे पूछी गई तो प्रेजेंट एज का आंसर होगा प्रेजेंट एज। ठीक है, तो इस तरीके का ये क्वेश्चन है, एज वाले क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं, और इस तरह की वैल्यू को लेट करके हम उसकी वैल्यू को उनकी एजेस को क्या कर सकते हैं, अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें समझने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको दोबारा से एक बार रिपीट करके देखिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको ये तरीका मेनली पता होना चाहिए, ये तो आपने कई बार सीखा है, और अभी आगे जो हमारी कौन सा चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसके अंदर हम लोग ये दोबारा से एक बार पढ़ेंगे, तो जब आप इसका रिवीजन करेंगे, सही ढंग से पढ़ेंगे, तो ये आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो ये एजेस वाले क्वेश्चन है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन भी इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, है ना, क्योंकि इन्हीं पे आपको प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपकी जो प्रैक्टिस है वो नॉर्मल इक्वेशन, नॉर्मल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको भी सॉल्व कर पाते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, आपका जो हमारा थ्योरी वाला क्वेश्चन चल रहा था पार्ट, वो तो चल ही रहा है। ठीक है, इसके आगे जो हमने क्वेश्चन लेने वाले हैं वो किस तरह के क्वेश्चन हैं, वो जैसे कि हमारा शेप बेस्ड होता है। ठीक है, जिस तरीके से ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ठीक है, उस पर भी बेस्ड इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जाती है, उसमें भी क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग सेकंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा इसी पे है। देखिए क्वेश्चन सुनिएगा, अ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल triangle is 6 meters more than twice the smallest side. If the third side is 2 meters less than the hypotenuse, find the side of the triangle. देखिए यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, हाइपोटेन्यूज इन सब की बात कर रहा है। तो ये जो ट्रायंगल है वो किस तरीके का है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन जा सीधे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है। अब इसके बाद देखिए आपको करना क्या है, आपको सबकी अलग अलग वैल्यू क्या करना है, डिफाइन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हाइपोटेन्यूज इन सब की बात करी जा रही है, तो आपको कौन सा थ्योरम यूज़ करनी है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है क्या चीज़ लेट करें,
ठीक, और किस तरीके से हम दूसरी चीज़ को फाइंड करें। तो हाइपोटेनियस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। जो सबसे छोटी साइड है वो उससे ट्वाइस से कितना ज़्यादा है, ट्वाइस से 6 मीटर ज़्यादा है ना, 6 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो हमने क्या कर दिया, ये मान लिया ये शॉर्टेस्ट साइड है x। हाइपोटेनियस की अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा +6, ठीक है, यही बनेगा। देखिए क्या कह रहा है, द हाइपोटेनियस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक, शॉर्टेस्ट साइड की ट्वाइस से भी 6 मीटर ज़्यादा है। ठीक, तो हमने क्या करा, पहले शॉर्टेस्ट साइड का ट्वाइस किया, फिर उसका क्या कर दिया 6 ऐड कर दिया, तो हाइपोटेनियस बन गया। ठीक है, इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेनियस। अब देखिए जो इसकी बात कर रहा है, इस वाली साइड की जो अगली साइड है वो हाइपोटेनियस से कितनी छोटी है, 2 लेस है, यानी कि -2, यानी कि जो साइड है वो 2x - 4 है। ठीक है, इस साइड की वैल्यू कितनी है, 2x - 4 है। तो देखिए यहाँ से आपको क्या क्या पता चल गया, यहाँ देखिए लिखना पड़ेगा कि लेट शॉर्टेस्ट साइड इक्वल टू x, देन हाइपोटेनियस इक्वल टू 2x + 6 एंड देन द थर्ड साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 2x + 6 - 2। ठीक, फिर उसको सॉल्व करके हम लिख लेंगे। हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या हाइपोटेनियस कितना दिया गया है, 2x + 6 देख रखा है। परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें कितनी है, 2x - 4 है, सॉरी +4 रहेगा, माइनस नहीं प्लस रहेगा। ठीक है, 2x + 4 है। उसके बाद हाइपोटेनियस हो गया, और बेस की अगर बात करते हैं वो कितना है, x है, जो हमने लेट किया था। अब आपको पता है ये सब आपको दिया गया है, तो यहाँ पे आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यू को रख दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा, 2x + 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x + 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर, सॉरी प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सोल्यूशन है इसका। यहाँ पे आपको देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी, फिर से उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे पूरा और आंसर आएगा। फिर देखिए यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4x² प्लस का, देखिए यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर खुला है। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 36 और प्लस का 2 × 2 = 4, 4 × 6 = 24 है ना। इसके बाद 24x इक्वल टू, देखिए ये चीज़ भी हम लोग ओपन करेंगे प्लस b के होल स्क्वायर से ही, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4x² आएगा और प्लस का 16 आएगा और फिर प्लस का 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16x आएगा और प्लस x² बना रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये 4x² है, ये भी 4x² है, दोनों प्लस के हैं, अपोजिट साइड पे हैं, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इन सबको 36 और 24 को उठा के घर लेके जाएंगे, तो हम इसको पलट के लिख लेंगे। क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले तो x² आएगा, फिर देखिए यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का 16x और प्लस का, सॉरी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 24x आ जाए, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे लिखते हैं तो ये प्लस का 16 इधर था और माइनस का 36 और उधर से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसके बाद हम लोग का थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे यहाँ से, x²। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 8 है ना, 8x बचेगा। उसके बाद ये जब माइनस करेंगे तो आप कितना बचेगा, माइनस का 20 बचेगा इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास, 0। तो देखिए हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, क्या हमारे पास इक्वेशन आ गई, x² माइनस का 8x और प्लस -20 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है आपको, इसको बस नॉर्मली फैक्टराइजेशन करना है। ठीक, चाहे आप फैक्टराइजेशन लगाएं, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएं, या फिर आप डायरेक्ट x के फॉर्मूले यानी कि जो हमारा सीधा फॉर्मूला था उसके जरिए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सोल्यूशन कोशिश करिए कि आप जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन करें, इस वीडियो को बिना देखें। ठीक है, आपको मैंने बाकी सब कुछ बता दिया है, इसका सोल्यूशन करिए, आप बुक से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए ना। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होगा। तो देखिए कितना होगा, ये 20 है, तो AC करते हैं पहले, 20 आएगा, माइनस करने पे 8 आना चाहिए। तो देखिए क्या फैक्टर बनेंगे, माइनस का 10 - 2 x माइनस का 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए यहाँ पे ये फैक्टर इसके निकल के आएंगे। अब जब यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा कॉमन, x², x माइनस का 10 हो जाएगा और प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आप कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 एक जगह मिल जाएगा आपको और एक जगह मिलेगा x + 2। ठीक है, इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे इस प्लस वाली वैल्यू को नहीं लेंगे, कौन सी लेंगे, x माइनस 10 इक्वल टू 0 को लेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये आपका शॉर्टेस्ट साइड जो थी
वो क्या निकल आई, 10 यूनिट्स की निकल आई। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, 10 की वैल्यू को उठा के यहाँ रखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 टू ज़ा 20 होगा, 20 प्लस 6 26। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे 10 टू ज़ा 20 प्लस 4 24। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये तीनों वैल्यूज कितनी निकल आई, सबसे पहले तो ये 10, ये 24 और ये 26। तो ये है आपके आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे कौन से उस पर बेस्ड, जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम थी उस पर बेस्ड है और आपका ट्रायंगल बेस्ड है। ठीक है, इसी में देखिए एरिया, पेरीमीटर, इन पे भी क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, तो एरिया पेरीमीटर का भी हम लोग अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने वाले हैं कि एरिया और पेरीमीटर पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, सब में एक ही जैसा होता है, बस क्या होते हैं फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, वो आपको याद होंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो पहले तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार इसको दोबारा से देखिए, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक एरिया बेस मैंने क्वेश्चन लिया है आपके लिए। यहाँ पर वो एक ट्रायंगल का ही एरिया है, बस समझना है, वो एक एग्जाम्पल है, उसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन लगने हैं ना। तो कोशिश करिए कि उसके जरिए आप अदर क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द साइड फॉर्मिंग राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 5x सेंटीमीटर एंड 3x माइनस 1 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे आपको लेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको क्या कर दिया, पहले से ही दे दिया गया है लेंथ है जो साइड्स की, कितनी कितनी देख रखा है, एक तो 5x दे दिया गया है और एक देख रखा है 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, ये आपको क्या दे दिया गया है, साइड दे दिया गया है। इफ़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया को हम ऐसे लिखते हैं, वो देख रखा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, हमको वो साइड्स फाइंड करनी है। ठीक है, इसमें तीनों साइड पूछ सकता है तो आप सब निकाल सकते हैं। फाइंड इट्स हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की यहाँ पे बात करी गई है। तो चलिए जल्दी से हम इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए आपको जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके एरिया का आपको फॉर्मूला पता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, ये होता है, ये बेस इंटू हाइपोटेनस मत सोचिएगा, ये बेस इंटू हाइट है। चलो मैं इस h और इस b को क्या कर देता हूँ, स्मॉल बना देता हूँ। ठीक है, तो ये है, और ये किसके बराबर होगा, 60 सेंटीमीटर के बराबर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पे वैल्यू रखिए 1/2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे b की वैल्यू है हमारे पास, सॉरी कितना है, 3x प्लस 1, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 है, इंटू में h की वैल्यू कितनी है, 5x है। ठीक है, ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनस है, इक्वल टू में कितना है, 60 है। अब देखिए क्या होगा, सॉल्यूशन होगा इसे थोड़ा सा कोशिश करिए कि इस 60 को क्या करें आप, पहले से हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये 5 6 60 को डिवाइड कर सकता है, तो 12 टाइम्स डिवाइड कर सकता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, 3x माइनस 1 इक्वल टू 12 टू ज़ा 24। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसको इधर लेके आइए। ठीक है, x कितना हो जाएगा, माइनस का 25 इक्वल टू कितना बचेगा, 0 बचेगा। अच्छा, x एक्चुअली बाकी रह गया था, सॉरी, यहाँ पे अभी एक x बाकी है, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में बाहर एक x है ना, यहाँ पे क्या है, एक x है, यहाँ पे 12। ठीक है, अब आगे देखते हैं तो कितना बनेगा, 3x स्क्वायर माइनस x और माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए ये सॉल्यूशन आपको करना है कि ये 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 12, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, आपको इसको सॉल्व करना है और कोशिश करिए जल्दी जल्दी सॉल्व करके इसका आंसर चेक करिए। तो मैं आपको इसका क्या कर देता हूँ, आंसर बता देता हूँ। जो आपकी हाइपोटेनस की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 17 आएगी। कितनी आएगी, 17 सेंटीमीटर इसका आंसर आना है। आप निकालिए, पक्की बात है कि आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सिंपल सा बस क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। एक्स जो हमारी x की वैल्यू आएगी उसको यहाँ रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो फिर क्या बनेगा, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस मिल गया। तो आप हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकाल पाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम ये, ठीक है, क्या लिखा है, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा। फिर जहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे, तब आप इसको हाइपोटेनस को फाइंड कर पाएंगे। तो आप इसे क्या करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, है ना। जरूरी यही है कि आप खुद से प्रैक्टिस करें। अगर नहीं आता तो फिर मैं बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो लेकिन पहले उससे क्या है, आप खुद से प्रैक्टिस करिए। और अगर आपका आंसर आ जाता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हाँ सर मैंने कर लिया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो किस तरह का क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा जैसे कि हमारा पैसे रुपए पैसे वाले क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं वो कौन सा क्वेश्चन है, रुपीस एंड पैसे का, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। इस तरीके के देखिए रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, उसमें भी पूछे जाते हैं ना क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस करिए, उससे आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे मेनली मेरा जो मोटो है, मेरा जो एम है वो आपको ये समझाना है कि किस तरीके के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपसे एक भी टाइप मिस हो जाता है तो आप समझ नहीं पाएंगे कि वहाँ पर किस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन का मैं एक एक टाइप बता रहा हूँ ताकि आप अदर क्वेश्चन को उसी के हिसाब से सॉल्व कर पाएँ, और वो प्रैक्टिस आपकी जिम्मेदारी है ना, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो हमारा एक रुपए पैसे वाला क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं। अ शॉपकीपर बायस अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹80, ठीक है। क्या कर रहा है, कुछ बुकें एक शॉपकीपर ने खरीदी हैं, वो कितने रुपीज़ की हैं, ₹80 की हैं, ठीक है। इफ ही हैड बॉट 4 more books for the same amount, each book would have cost ₹1 less. How many books did he buy? अगर वो उसी तरीके की 4 और बुकें खरीदती है, सेम प्राइस पे खरीदता है, तो क्या होता है, एक एक रुपए क्या होता है, सब में से कम हो जाता है। तो इस तरीके से उसने कितनी बुकें खरीदी हैं ये पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए बात हो रही है, उसने 80 रुपए की क्या करी है, बुकें खरीदी हैं, लेकिन कितनी खरीदी है हमको नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, बुक्स का नंबर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, कितने, एक्स बुक्स उसने मान ली क्या है, खरीदी हैं। टोटल रुपीस उसने कितने दिए हैं, ₹80 दिए हैं। तो जो कॉस्ट होगी 1 बुक की वो कितनी हो जाएगी, टोटल जो उसने पेमेंट करी है, क्या करी है, टोटल जो उसने पेमेंट करी है वो कितने रुपीस करे हैं, 80 रुपए करे हैं। तो 1 बुक का कॉस्ट क्या है, क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 बुक। तो ये एक सिंपल सा यूनिटरी मेथड का यूज करना है कि एक्स बुकें मिलती हैं ₹80 में, तो इसलिए 1 बुक कितने रुपए की पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको पता है कितने की पड़ेगी, 80/x रुपीस, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, 1 बुक का कॉस्ट आ गया। अब क्या कर रहा है कि जब 4 बुकें और खरीद रहा है, क्या कर रहा है, 4 बुकें और खरीदना है, तो नंबर ऑफ बुक्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ बुक्स। जब उसने क्या करें, 4 बुकें और ऐड कर दी हैं, तो कितने हो जाएगा, x+4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी जो पैसे दे रहा है वो कितने रुपए दे रहा है, 80 रुपए ही दे रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी हो गई, 1 बुक की, कॉस्ट ऑफ 1 बुक वो कितनी हो जाएगी, वो रहेगी हमारी ₹80 ही, ठीक है। सॉरी ₹80 तो टोटल कॉस्ट है, यहाँ कितनी हो जाएगी, 80/x+4 हो जाएगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 बुक कितनी हो जाएगी, 80/x+4, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला था, ठीक है। अब देखिए कहा गया है, क्या कहा गया है कि इन दोनों की जो प्राइस के बीच का डिफरेंस है, क्योंकि पर बुक का जो कॉस्ट है वो ₹1 लेस हो रही है ना, माइनस हो रही है हर बार, तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि जो ये प्राइस है ये क्या है, ₹1 कम है, यानी कि पहले वाला जो प्राइस था वो क्या है, ज़्यादा है ना। अगर हम इन दोनों को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, ₹1 आना चाहिए ना पूरे तरीके से, क्योंकि कह रहा है कि जो 1 बुक की कॉस्ट है पर बुक से क्या हो रहा है, ₹1 लेस हो रहा है ना। तो इसमें क्या होगा, ₹1 ज़्यादा होगा, इसमें क्या होगा, ₹1 कम रहा होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 के बराबर है। यहाँ से आपको नॉर्मली क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आंसर सॉल्व होने के बाद आ जाएगा। तो ये सब आपको करने की जिम्मेदारी है, ठीक है। आपको कोशिश करनी है कि आप इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व करें और इसका आंसर निकालें, और कमेंट बॉक्स में जरूर आके बताएं कि हाँ सर मैंने ये क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। नहीं तो सब कुछ बेकार हो जाएगा आपने अगर इसको पूरा नहीं किया सवाल को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको आंसर बता देता हूँ। नंबर ऑफ बुक्स जो थे, नंबर ऑफ बुक्स हमारे पास कितनी मिलेंगी आंसर लास्ट में, वो है हमारा
16 बुक्स, कितनी बुक्स हैं? 16 बुक्स खरीदी हैं, ठीक है, टोटल 16 बुक्स खरीदी हैं। आपको क्या करना है, इसके आगे सॉल्व करना है और आंसर लेके आना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कितने नंबर ऑफ बुक्स थी, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, इस तरीके के रुपए पैसे के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसी में देखिए आपके SI CI वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सॉरी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो उनका भी मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आप इसको जल्दी से नोट करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए और अपना आंसर मैच कराइए। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो अब हमारा ये क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये आज का SPCP प्रॉफिट और लॉस वाले में, उसमें भी हमारे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है? A dealer sells a toy for ₹24 and gain as much as % the cost price of the toy। जितनी इसकी कॉस्ट प्राइस है उसी के बराबर उसने क्या करा है, प्रॉफिट गेन करा है। कितने रुपए में बेचने पर? 24 रुपीज में बेचने पर। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, ठीक है। क्या दिया गया है? सेलिंग प्राइस दिया गया है, यानी कि SP दिया गया है, कितने रुपीज? 24 रुपीज, ठीक है। हमको नहीं पता कॉस्ट प्राइस कितना है, तो CP लेट कर लिया क्या? X। परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट कितना है वो भी हमको क्या कहा गया है कि X है, एज मच एज कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए करना क्या है, आपको यहाँ से प्रॉफिट पता करना है। तो प्रॉफिट किसके बराबर होता है? तो प्रॉफिट होता है CP का प्रॉफिट परसेंट। CP कितना है हमारे पास? X इंटू X परसेंट, X का X%, CP का कितने परसेंट, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया? X²/100। ये क्या आ गया? हमारा प्रॉफिट आ गया। ये देखिए ये रुपीस वैल्यू है, ये परसेंट वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस परसेंट को CP के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, रुपीस वैल्यू में चेंज कर लेंगे। अब आपको पता है कि SP इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट होता है, तो CP प्लस प्रॉफिट। SP इक्वल टू 24 है, CP इक्वल टू कितना है हमारे पास? X है, प्लस प्रॉफिट की वैल्यू कितनी निकल के आई थी? X²/100। यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, नॉर्मल सा सॉल्यूशन करना है और आंसर आ जाएगा। अब आप इसमें एलसीएम लेंगे तो 24 इक्वल टू 100x प्लस X²/100 आ जाएगा। अब इस 100 को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? X² प्लस 100x इक्वल टू 2400। इस 2400 को इधर लेके आएंगे तो X² प्लस 100x और माइनस का 2400 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो ये देखिए आपका क्या होगा, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब वही चीज़ करना है, आपको इसको सॉल्व करना है, आंसर निकालना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपने इस वीडियो लेक्चर से कुछ सीखा है। अगर नहीं सीखा है तो सब कुछ बेकार हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है, वो भी लगाएं, उनसे पूछो कि बेटा तुमने लगा लिया कि नहीं लगा लिया ना। मैंने तो लगा के कमेंट भी कर दिया, लेकिन तुम कब करोगे, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जो प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है, CP की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी? CP की वैल्यू आएगी 20 रुपए, ठीक है। जो यहाँ से आप CP निकालेंगे वो 20 रुपए आएगा। उतने का ही इसको प्रॉफिट परसेंट है, यानी कि 20% का इसको फायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है SPCP पे बेस्ड। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, इन फॉर्मूलों के बिना ये सवाल नहीं लग पाएंगे, तो ये भी याद करते चलिए, ठीक है। तो इस तरीके के आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंने टाइप के बता दिए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन को, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।